व्यक्ति आरजेडी वाले भी जानते हैं कि अगर हम 50 सीटों पे लड़ेंगे तो ये तय है कि 5,000-7,000 एमआईएम का वोट है। हम भले जीत नहीं सकते हैं, लेकिन अगर हम लड़ेंगे तो आपको बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, जो हम चाहते नहीं है करना। आरजेडी वाले जब चुनाव के समय आएगा तो कहेंगे ये भाजपा की बी टीम है। अरे हम तो गठबंधन के लिए तैयार हैं, लेकिन आप आरजेडी से गठबंधन के लिए तैयार है? मैं चाहता हूं कि सेकुलर पार्टी आए। ये जो चुनाव आने वाले, अपने विधायकों से नई बातें पूछिए कि भाई आपने क्या करेंगे, या आप थे तो आपने क्या कर दिया, या आप अगर बनना चाहते हैं तो आपके पास क्या विजन। आज बिहार हम सबसे गरीब राज्य होकर के सबसे महंगा बिजली खरीदते हैं, सबसे महंगा पेट्रोल खरीदते हैं, इसकी चर्चा कोई नहीं कर रहा। हिंदू मुस्लिम केवल कर रहे हैं। मुस्लिम के मदरसे में आप क्या होता है, वो हिंदू भाइयों को लगता है कि बम बनाना सिखाया जा रहा है। अजान के साथ जो है हम लोगों ने रोज़ा तोड़ा, और उसके बाद जो है बजरंगबली का हनुमान चालीसा यहाँ शुरू हुआ, और हम लोगों ने अपने इफ्तार को करने के बाद नमाज लोगों ने अपना अदा किया। देखिए, अभी हमारी मौजूदगी मोतिहारी जिला के सिकरहना अनुमंडल के ढाका थाना क्षेत्र के करसहिया गाँव। आपको पता है कि एमआईएम के बड़े नेता सीहोर लोकसभा के पूर्व प्रत्याशी राणा रंजीत सिंह के द्वारा आज इफ्तार पार्टी रखा गया था। और देख सकते, सबसे पहले इनका लिबास दिखाना चाहेंगे। इलेक्शन के टाइम में एक कोटेशन वायरल हुआ था कि सर पे टोपी, माथे पे तिलक, और आज देख सकते हैं कंधे पे जय श्री राम का पट्टा भी रखा हुआ है, गमछा भी रखा हुआ है, माथे पर तिलक भी लगाए हुए हैं। और आज मुस्लिम समाज के लोगों का बड़े तरीके से गुलाब का फूल देखकर बड़े दिल से उन लोगों का स्वागत कर रहे थे। एक बड़े भव्य इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया था। सबसे पहले चाहेंगे कि इसके इफ्तार पार्टी का आयोजन करने के पीछे का रीजन क्या था, क्योंकि ढाका में बहुत सारे ऐसे मुस्लिम समाज के भी नेता है, मुस्लिम सामाजिक कार्यकर्ता भी है, लेकिन आपने एक हिंदू होकर बगल में हनुमान जी का मंदिर है, घंटा भी बज रहा है अभी संजोग से, और बगल में इफ्तार पार्टी का भी आपने आयोजन किया, चंदन तिलक लगाकर, जय श्री राम का पट्टा रखकर, क्या रीजन है? बहुत खूबसूरत माहौल में हम लोगों ने बहुत सफल आयोजन किया। आप लोगों के सब लोग के आशीर्वाद से ढाका प्रखंड में पूरे प्रखंडवासी आज उपस्थित हुए, और ये राणा रंजीत की तरफ से नहीं, ये पूरे हिंदू समाज की तरफ से ये एक इफ्तार पार्टी रखा गया था। इसीलिए हम लोगों ने हनुमान मंदिर के बगल वाले स्थान को चुना, और मंदिर के आगे ही अपने मुस्लिम भाइयों का हम लोगों ने स्वागत किया, इस्तकबाल किया, और आकर के हम लोगों ने इफ्तार किया। अजान के साथ जो है हम लोगों ने रोज़ा तोड़ा, और उसके बाद जो है बजरंगबली का हनुमान चालीसा यहाँ शुरू हुआ, और हम लोगों ने अपने इफ्तार को करने के बाद नमाज लोगों ने अपना अदा किया। तो एक खूबसूरत माहौल, ढाका के सरजमी से पूरे देश को एक मैसेज देने का प्रयास हम लोगों ने किया है कि भाई चुनाव बिहार में आने वाला है। कई ऐसी पार्टियां हैं जो नया नया तरकीब निकालेंगी, आपस में झगड़ा कराने का प्रयास करेगी, लेकिन हम आपस में, ये बिहार जो है लोकतंत्र की जननी रही है, यहाँ के लोगों के नस नस में राजनीति है, और खूब बढ़िया से राजनीति को समझते हैं। तो यहाँ वो हिंदू मुसलमान वाला फंडा नहीं चलेगा, और हमारे जैसे पढ़े लिखे हिंदू चलने भी नहीं देंगे। एक प्रयास हम लोगों ने, जिस तरीके से हमारा देश सिविल वार की तरफ बढ़ रहा है, महाराष्ट्र में जो हुआ है, और ये बिहार में ना हो जाए, इसलिए हम जैसे इंटेलेक्चुअल लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को आगे आना पड़ेगा, और एक मैसेज देना पड़ेगा कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जो उल्टी सीधी चीज़ें चलती हैं वो ना हो। हमारे देश को ज़मीन की कमी नहीं है, ये वक्त की ज़मीन है, पुरानी हमारे मुस्लिम भाइयों ने वक्त किया है, अपने धर्म के लिए, समाज सेवा के लिए दिया है। हमारे भी बुज़ुर्ग जो है कभी स्कूल के लिए, विद्यालय के लिए, मंदिर के लिए, मस्जिद के लिए ज़मीन देते हैं। तो हमारे देश को ज़मीन की कमी नहीं है। हम लोग ऐसे प्रोपेगेंडा ला करके आपस में जो है संबंध खराब करें, ये ठीक नहीं है। तो ये प्रयास करना कि भाई ऐसी चीज़ों से भटकना नहीं है। दोनों ही धर्म में, दोनों ही जातियों में उपद्रवी होते हैं, सोशल मीडिया में उल्टा सीधा लिखेंगे। मेरे हिंदू भाई भी कुछ ऐसे, आपके प्रति काफी फेसबुक पर उल्टा सीधा बयान लिखा जाता है कि एक हिंदू के युवा, हिंदू के बेटे हैं राणा रंजीत, लेकिन मुसलमानों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, द्वेष पैदा करना चाहते हैं और राजनीति करना चाहते हैं, राजनीतिक जगह तलाश कर रहे हैं। देखिए, मुस्लिम भाइयों के बीच में रह करके, जैसे मुस्लिम के मदरसे में आप क्या होता है, वो हिंदू भाइयों को लगता है कि बम बनाना सिखाया जा रहा है। वो अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू जब बोलते हैं तो आप इसका मतलब तो समझते नहीं, तो आपको लगता है कि पता नहीं ये क्या कर रहे हैं, मैंने ये जैसे उल्टी सीधी बातें से जोड़ते हैं। तो मैं उनके बीच में रहकर उनकी चीज़ों को समझ करके अपने हिंदू भाइयों को समझाने का प्रयास करता हूँ। और अगर हिंदू और मुसलमान की लड़ाई होगी, ठीक है, हिंदू की आबादी अगर 80% है, मुस्लिम की आबादी 20% है, तो हो सकता है कि उनका दोनों आँख फूट जाए, लेकिन एक आँख तो आपका भी फूटेगा। अगर लड़ाई होगा, माहौल ख़राब होगा, तो नुकसान तो दोनों का होगा। फ़ायदा केवल एक पार्टी का होगा इससे, जो चाहती है कि बिना किसी विकास के मुद्दे को, बिना रोजगार की बात किए हुए, बिना अस्पताल की बात किए हुए, बिना स्कूल की शिक्षा व्यवस्था की बात किए हुए, आज इतने हम लोग कर्ज में डूबे हुए, हमारा शेयर मार्केट इतना नीचे गिर गया है, हमारा जो है करेंसी इतना नीचे गिरता चला जा रहा है। आज बिहार हम सबसे गरीब राज्य होकर के सबसे महंगा बिजली खरीदते हैं, सबसे महंगा पेट्रोल खरीदते हैं, इसकी चर्चा कोई नहीं कर रहा है। हिंदू मुस्लिम केवल कर रहे हैं। तो एक मैसेज था, हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, हम चाहते हैं कि नए नैरेटिव पे पॉलिटिक्स होना चाहिए। ये जो चुनाव आने वाले, अपने विधायकों से नई बातें पूछिए
कि भाई आपने क्या करेंगे, या आप थे तो आपने क्या कर दिया, या आप अगर बनना चाहते हैं तो आपके पास क्या विजन है। तो हम लोग चाहते हैं कि इस तरह की चीज़ों पे चर्चा हो। जब विधानसभा से याद आया कि ढाका विधानसभा से आपकी चर्चा हो रही है कि ढाका विधानसभा से राणा रणजीत सिंह एमआईएम के टिकट से आ सकते हैं। देखिए, ढाका में मुझे बहुत प्यार, मुझे बहुत स्नेह मिला। मुझे याद है वो दिन जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी साहब ढाका के सरजमी पे आने वाले थे। आप भी वहाँ उपस्थित थे, आपने वो हुजूम देखा होगा। वो मुझे लगता है कि लाखों 1.5 लाख लोग वहाँ उपस्थित थे, लेकिन सरकार डर गई, घबरा गई, कुछ ना कुछ बहाना बना करके हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को नहीं आने दिया गया। अगर वो उस दिन आते तो मुझे लगता है कि पूरे देश में ऐसा जलसा, ऐसा रैली जो है नहीं हुआ था। तो कहीं ना कहीं ये प्यार मुझे ढाका से मिलता रहा है। मैं यहाँ के सांसद के चुनाव को लड़ा हूँ, तो निश्चित रूप से 6 विधानसभा में मैं चाहता हूँ कि वो जो पतंग का एक माहौल बनाने का मैंने प्रयास किया 20 दिनों में, उसको मैं कायम रखूँ, और मैं लड़ूँ या मेरा कोई भाई लड़े, तो उसको ताकत मिले और AIMIM के अधिक से अधिक विधायक जीत करके आए। आज एक अख्तरुल ईमान साहब हैं, पूरे जो है देश के मुद्दों को उठाते हैं। अभी मनी मिराज की टीम के लड़के को गोली लगा था, उसके मुद्दे को उठाया। एक दलित हमारे शिवहर के जीतू राम जी, जिसको बिजली विभाग के प्रताड़ना से उनका जो है समझिए कि आत्महत्या करना पड़ा या मर्डर कर दिया गया उसका। तो इस तरह के कई मुद्दे हैं, केवल एक विधायक है, इसलिए हम लोग सारी चीज़ें नहीं उठा पाते हैं। जिस दिन 10-15 विधायक हमारे हो जाएंगे तो मुझे लगता है कि एक नया, आप देखिएगा, पॉलिटिक्स का कल्चर बदल जाएगा। और हम लोग सेकुलर पार्टी के लिए दरवाज़ा खोले हुए। RJD वाले जब चुनाव के समय आएगा तो कहेंगे ये भाजपा की बी टीम है। अरे हम तो गठबंधन के लिए तैयार हैं, लेकिन आप RJD से गठबंधन के लिए तैयार है? मैं चाहता हूं कि सेकुलर पार्टी आए। आप चाहते हैं कि भाई बीजेपी दोबारा जीत जाए। अगर आप चाहते हैं कि बीजेपी नहीं जीते, सेकुलर पार्टी सारी अगर एक प्लेटफॉर्म पे आता है तो हमें क्या दिक्कत है। 5 विधायक थे, आप उस हिसाब से आकलन करिए, और जो भी हमारा है, अगर ठीक है RJD वालों को जो है चुनाव अगर 2000-4000 से आज हर सीट पे हार जीत होता है, इतना तो अब हर एक व्यक्ति RJD वाले भी जानते हैं कि अगर हम 50 सीटों पे लड़ेंगे तो ये तय है कि 5000-7000 MIM का वोट है। हम भले जीत नहीं सकते हैं, लेकिन अगर हम लड़ेंगे तो आपको बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, जो हम चाहते नहीं है करना। लेकिन समय रहते अगर आपको बुद्धि होगा तो आप समझेंगे, आप मुकेश सहनी जी को 60 सीट देने के लिए नेगोशिएट कर रहे हैं, तो क्या MIM जो 17% मुसलमान है, आप उसकी जो क़यादत अगर मजबूत हो रही है तो क्या आप उसके लिए नहीं कर सकते हैं? 8-10 सीट पे गठबंधन करिए, हमें क्या दिक्कत है। अगर दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस से गठबंधन किया होता तो हम भाजपा नहीं जीतती। तो हम तो तैयार हैं, आप अभी करिएगा नहीं, चुनाव आएगा तो बी टीम सी टीम करिएगा। तो ये मौका है, हम लोग चाहते हैं कि सेकुलर पार्टी एक मंच पे आए और भाजपा जैसी जहर फैलाने वाली पार्टियों को हम परास्त करें। ढाका जैसे जगहों को क्यों चुना? लोग कह रहे हैं कि ढाका मुस्लिम बहुसंख्यक क्षेत्र है, इसलिए राणा रणजीत इतने बड़े भव्य इफ्तार पार्टी का आयोजन ढाका के क्षेत्र में ही किया। नहीं, हमने मधुबन में भी किया था, ढाका में भी किया है, शिवहर में भी करेंगे। 6 विधानसभा जो हमारे संसदीय क्षेत्र में आता है। मैं चुनाव लड़ा था तो यूं ही नहीं लड़ा था। मैं जिस परिवार से आता हूं और पॉलिटिक्स हम लोगों ने बहुत बचपन से देखा है और सीखा है, तो ये पहला मौका था। 20 दिन के समय में चुनाव लड़ने आया था, तो मैं अभी से ग्राउंड तैयार कर रहा हूँ और फिर लोकसभा का चुनाव लड़ूंगा। ये तो तय है। विधानसभा का मैं लड़ूंगा कि नहीं लड़ूंगा, ढाका से लड़ूंगा, कहाँ लड़ूंगा, वो अभी मुझे नहीं मालूम, लेकिन पार्टी के आदेशानुसार शिवहर संसदीय क्षेत्र में मैं तैयारी कर रहा हूँ और 6 विधानसभा में तैयारी कर रहा हूँ। और मैं लड़ूं या मेरा कोई भाई लड़े, उतनी ही शिद्दत से मैं मेहनत करूंगा। देखा जा रहा था कि यहाँ पर सभी राजनीतिक दल के लोग आपके इफ्तार पार्टी में, खासकर मुस्लिम समाज के लोग थे, वो किसी भी दल के हो, किसी भी राजनीतिक दल के लोग यहाँ पर आए, लेकिन थे मुस्लिम ही, और आप कंधे पर जय श्री राम का पट्टा रखकर, माथे पर तिलक लगाकर उनका स्वागत कर रहे थे। कैसा लग रहा था? लोगों को क्या पड़ती, आपके प्रति देखने का नजरिया क्या था? देखिए, मैं एक मैसेज भी देना चाहता हूँ इसके लोगों को लगता है कि मैं हम जाएंगे, हरा टोपी पहन लेंगे, हरा गमछा रख लेंगे, मुस्लिम भाई बड़े खुश हो जाएंगे। अरे भाई, मुस्लिम भाइयों को खुश करना है या अगर आप उनके लिए कुछ करना चाहते हैं तो वक्फ बोर्ड की लड़ाई में उनका मदद करिए। उनकी ज़मीनें जो है, कब्रिस्तान की ज़मीनें छीनी जा रही है, मदरसा का ज़मीन छीना जा रहा है। हमारे देश में ज़मीन की कमी थोड़ी ना है, तो ऐसे मुद्दों पे आप उनका साथ दीजिए। आज किसी मुसलमान भाई का पैरवी जब मैं थाने में, पुलिस में SDM DM को करता हूँ तो लोग कहते हैं कि अरे किनके चक्कर में पड़े हुए हैं ये लोग, तो सब समझिए गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो मैं हिंदू हूँ तो मुझ तक तो ये बातें पहुँचती हैं। जो बेचारा मुसलमान जो बहुत गरीब है, जो बहुत कमज़ोर है, जिसके पीछे उस तरह का ये नहीं है, ताकत नहीं है, वैसे लोगों के साथ क्या होता होगा? केवल धर्म के आधार पे इस तरह का चीज़ें जो है करना गलत है।
तो मैं क्षत्रिय समाज से आता हूँ, ठीक है। 10 साल के बाद मुझे मालूम है कि मेरे समाज के लोग भी और जो मेरे हिंदू भाई हैं वो समझेंगे कि राणा रंजीत क्या करने का प्रयास कर रहा था। मैं देश को बचाने का प्रयास कर रहा क्या लगता है कि मुस्लिम समाज में कोई मुस्लिम नेता नहीं है मुस्लिम की लड़ाई लड़ने वाले, जबकि राजपूत का एक लड़का रोड पर निकल गया मुस्लिम की लड़ाई लड़ रहे हैं? देखिए, मुस्लिम की बातें जब मुस्लिम बोलेगा तो असरदार नहीं होगा। अगर कल वक्फ बोर्ड के मामले में मैं जा करके बोलूँगा तो उसका एक अलग असर होगा। मेरा यही सपना है। महात्मा गांधी जी जो कहते थे कि एक मुसलमान की लड़ाई एक हिंदू का बेटा लड़े और एक हिंदू की लड़ाई एक मुसलमान का बेटा लड़े तो ज़्यादा प्रभावशाली होता है। तो जब मुसलमानों की बात को मैं बोलूँगा तो शायद मेरी जाति के लोगों को समझ में आएगा। नहीं तो लोग क्या समझते हैं कि भाई इनके मदरसों में तो बम बनाना सिखाया जाता है। जब ये अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू बोलते हैं तो इनको लगता है कि पता नहीं गाली दे रहे हैं कि क्या दे रहे हैं। तो इन चीज़ों का अर्थ को मैं समझता हूँ और अपने हिंदू भाइयों को समझाने का प्रयास करता हूँ तो ज़्यादा असरदार होता है। यही मेरा प्रयास है और ये आसान काम नहीं है, सबके बस का नहीं है। क्योंकि माह रमजान के अवसर पर काफी पवित्र पर्व है मुसलमान लोगों का, मुस्लिम धर्म के लोगों का, क्या कहेंगे हमारे दर्शकों से? सबको जो है मैं रमज़ान के इस पाक महीने के लिए आपके परिवार में जो है आपके लिए दुआ करता हूँ। बरकत आपके परिवार में आए, खुशहाल बिहार बने, खुशहाल हिंदुस्तान बने, खूबसूरत ढाका जिस तरीके से है पूरा हिंदुस्तान इसी खूबसूरती से आगे बढ़े। और चुनाव है बिहार में तो अलग अलग एजेंडा प्रोपेगेंडा बनाया जाएगा, उसमें भटकना नहीं है। हम हिंदू मुसलमान सभी जाति सभी धर्म के लोगों को एक होकर के एक आपसी सौहार्द बना करके हम लोग को आगे चलना है और एक खूबसूरत हिंदुस्तान जो पुराना हिंदुस्तान था उसको लेकर के वापस आना है। बहुत बहुत चलिए, अभी हमारे साथ सीहोर लोकसभा के पूर्व प्रत्याशी राणा रंजीत साहब थे जो एमआईएम के फायर ब्रांड नेता माने जा रहे हैं और मुस्लिम की लड़ाई अक्सर लड़ रहे हैं और रोड पे आ रहा है। बाकी इनके राय से क्या समझते हैं अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा। धन्यवाद।